नमस्कार साथियों। आज हमारे साथ जो मेहमान हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी सदस्य हैं, वर्तमान जिला परिषद के सदस्य हैं और पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। वो राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी अनुसूचित जाति विभाग के और पूर्व चेयरमैन कृषि उपज मंडी समिति हनुमानगढ़ के। सबसे पहले रामेश्वर जी चावरिया का स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद। आवाज़ 24 का मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे इस चैनल पे मौका दिया। चावरिया जी, आप काफ़ी लंबे समय से राजनीति में हैं और उन चुनिंदा लोगों में से हैं जिनके दोस्त भाजपा में भी हैं और कांग्रेस में भी हैं। इसका क्या कारण है? देखो, मैं कांग्रेस पृष्ठभूमि का व्यक्ति हूँ, कांग्रेसी विचारधारा से हूँ और राजनीति से अलग कोई दोस्त होना, किसी के साथ मित्रता होना अलग बात है। और राजनीति जो पिछले 1-2 दशक से दूषित हुई है, उससे पहले इस चाहे देश के हो, चाहे प्रदेश के हो या क्षेत्रीय नेता हो, उनका आपसी में भाईचारा था। सब लोग राजनीति को अलग समझते थे, भाईचारे को अलग समझते थे। परंतु आज इस देश में जो राजनीति है वो बदले की भावना से चल रही है। इससे आपको ये लग रहा है कि मेरे दोस्त भाजपा में भी है, मेरे दोस्त अन्य दलों में भी है। दोस्त होना, मैं समझता हूँ, ये बहुत ही मानव स्वभाव और मानवता के लिए अच्छी बात है। चावरिया जी, पिछले दिनों आपका बिहार काफ़ी आना जाना रहा, आपने वहाँ चुनाव कैंपेन भी करे, तो आप क्या कारण मानते हैं बिहार में कांग्रेस की इतनी बुरी तरह जो हार हुई उसका? देखिए, जिस प्रकार से पूरे देश भर में हमारे नेता राहुल गांधी जी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो संविधान को लेकर के चिंतित है और पूरे देश भर में उन्होंने संविधान को लेकर के यात्राएं निकाली हैं। वास्तव में ही हमने बारीकी से देखा है कि लोकतंत्र को जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और चुनाव आयोग मिलकर के तार तार कर रहे हैं। वोटिंग वाले दिन, जबकि प्रचार से 48 घंटे पहले धारा 144 लग जाती है, भी कोई जनप्रतिनिधि, कोई उम्मीदवार किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं देगा। परंतु चुनाव आयोग और सरकार का तंत्र, वोटिंग वाले दिन तक उन महिलाओं के खाते में पैसे आ रहे थे और चुनाव आयोग एक तरफा किसी की बात सुन नहीं रहा था, सिर्फ गूंगा बहरा बन करके ये काम कर रहा था। इसी की बदौलत बिहार का जनमानस था वो पूरी तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ था और भाजपा के और नीतीश कुमार के खिलाफ था। परंतु परिणाम जिस प्रकार के आए, ये चौंकाने वाले परिणाम हैं और लोकतंत्र के लिए ये बहुत ही बुरा संकेत है। रामेश्वर जी, नए जिलाध्यक्ष की नियुक्ति हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि लोगों का इल्ज़ाम है कि इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद एक नए चेहरे पे दाव खेलना, और वो भी उस आदमी पे जिसकी की पारिवारिक पृष्ठभूमि जो है वो कांग्रेस की नहीं रही। तो आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, जिला अध्यक्ष बनना ये पार्टी हाईकमान का काम है। हर पार्टी की एक सिस्टम होता है। कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी और खड़गे साहब एक संगठन सर्जन के माध्यम से पूरे देश भर में जो युवा, नए, जिनमें काम करने की क्षमता है, पार्टी के प्रति अच्छी सोच रखने वाले लोगों को आगे लाने का प्रयास कर रहे हैं। और पृष्ठभूमि, राजनीतिक पृष्ठभूमि किसी की, परिवार की क्या रही है, और हम मनीष मक्का सर को नया इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि पिछले 5 वर्षों से वो जिला परिषद मेंबर हैं, कांग्रेस पार्टी से जीते हुए सड़कों पे हैं। हम उनके साथ जिला परिषद में भी, मेरी मिसिस जिला परिषद मेंबर हैं और उसके बाद हर कार्यक्रम में वो आगे रहे हैं। उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी हैं। नहीं, इसी और विभिन्न स्टेट के विभिन्न विधानसभा चुनाव हो, लोकसभा चुनाव हो, चाहे कहीं उनको जिम्मेदारी दे रखी है, वो बखूबी निभाई है। तो इसलिए उनकी मेहनत और परिश्रम से ही उनको अपन ये नहीं कह सकते भी ये कांग्रेसी परिवार नहीं है। अभी आपने नाम लिया संगठन सृजनात्मक जो प्रोग्राम हुआ, राहुल गांधी जी ने जो ये शुरू करा था, तो लोगों का एक्चुअल में इल्जाम ही ये है कि उस प्रोग्राम के तहत जो नाम भेजे गए या जो ऑब्जर्वर आए थे उन्होंने जो नाम भेजे, तो ये नाम उनसे एक तो बड़ा अलग रहा
उनमें से। और ये इल्ज़ाम जैसे राजस्थान में 45 अभी जो डिक्लेयर करे हैं, तो ये कई जगह ये चीज़ रही कि भाई मतलब फिर इसका कोई औचित्य नहीं था। तो आप क्या मानते हैं, ये औपचारिकता रही या इसके हिसाब से ही काम हुआ? क्योंकि इल्ज़ाम तो यही लग रहा है कि ये कार्यक्रम तो हुआ और कार्यक्रम देखने में बड़ा अच्छा लग रहा था। मैं भी कुछ थोड़ा सा जाके मैं मिला भी, जो आपके ऑब्जर्वर थे उनसे भी मिला था, और बड़ा अच्छे वो थे। लेकिन जो लास्ट में जो एट द लास्ट जो रिजल्ट था वो उस प्रोग्राम के हिसाब से नहीं था। मैं कह रहा हूँ कि बहुत अच्छे हैं मनीष मक्का सर और बहुत एक्टिव हैं, ठीक है, ये बात मैं पर्सनल मैं कह सकता हूँ। लेकिन अगर हम उस प्रोग्राम की बात करें जो राहुल गांधी जी ने शुरू करा, तो उस प्रोग्राम में और ये एंड ऑफ द जो डे रिजल्ट आया उसमें फ़र्क दिखता है। देखो, कुछ लोग या जिनको बनना था या कुछ लोग राजनीति में विचारधारा लेकर के आते हैं, कुछ स्वार्थ से आते हैं, हो सकता है उनको ये लगता हो, परंतु कांग्रेस पार्टी ने पूरी पारदर्शिता के साथ इस संगठन सर्जन अभियान को गति दी है। इसमें कहीं किसी प्रकार का ऐसा कुछ नहीं है कि भी इनका नाम नहीं था उनका था। ये पार्टी ने हर तरीके से 1 बार 2 बार इस पे मंथन किया है। मंथन करने के बाद जो अव्वल नाम था, जो पार्टी को चाहिए था, उस अनुरूप मनीष मक्का सर उस सांचे में खड़े उतर रहे थे, तो उनको पार्टी ने जिम्मेदारी दे दी। चौरे जी, आपके सर पे भी एक राजस्थान के बहुत बड़े नेता का हाथ माना जाता है, इस बात में कितनी सच्चाई है? देखो, राजनीति में हर एक राजनीतिक कार्यकर्ता उस पे वो किसी न किसी नेता के साथ जुड़ा होता। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, हम राहुल गांधी और खड़गे जी के सिपाही हैं, परंतु राजस्थान में हम टीकाराम जूली जी हैं जो नेता प्रतिपक्ष हैं, वो हमारे नेता भी हैं, हमारे बड़े भाई हैं, तो हम उनको आगे बढ़ते देखना चाह रहे हैं। ये मैं नहीं, पूरा दलित राजस्थान का दलित समाज है, वो उनको आशा भरी निगाह से देख रहा है और पार्टी से ये मांग भी है कि इनको आगे पार्टी मौका दे, जिससे दलित समुदाय है वो पार्टी की तरफ पहले भी ज़्यादा आकर्षित है और ज़्यादा जुड़े। नहीं, अब इसी उसमें मैं एक सवाल छोटा सा जोड़ना चाहूँगा कि अगर आप कह रहे हैं कि दलित समाज है वो चाहता है टीकाराम जूली जी को, जाट समाज है चाहता है डोटासरा जी को, गुर्जर समाज चाहता है सचिन पायलट जी को, माली समाज चाहता है गहलोत जी को, तो आप तो खुद ही कांग्रेस के अंदर ही आप 4 दड़ों में बट गए। तो ऐसे तो आप अपनी पार्टी को कहाँ ले जाएंगे अगर आप खुद इतने बटे हुए होंगे? आप ये एक बार इलेक्शन होने के बाद में और ये विधायकों पे छोड़ देंगे, किसी अपना नेता चुनते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा मेरे ख्याल से। बात सुनो, कांग्रेस में पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है, चुने हुए विधायक और हाईकमान बैठ करके तय करता है। और देखो, किसी के लिए मांग करना कोई बुरी बात नहीं है, परंतु हम कह रहे हैं भी हमारे नेता, चाहे अशोक गहलोत हो, चाहे डोटासरा जी हो, चाहे टीकाराम जूली हो, चाहे पायलट साहब हो, पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी एकजुट है और एकजुट होकर के इस भजनलाल जो पर्ची की सरकार है इसका विरोध कर रही है। जनता के मुद्दे हैं वो विधानसभा में और सड़क पे उठा रही हैं, और आगे भी जब विधानसभा इलेक्शन होगा तो पूरी कांग्रेस एकजुट होकर के चुनाव लड़ेगी। चलिए, बीच में इसको थोड़ा सा लाइट करते हैं। रैपिड फायर राउंड आज रमेश्वर जी आपके साथ खेलते हैं, क्योंकि आप खाली आज मेहमान ही नहीं है, आप मेरे मित्र भी हैं, तो आपके साथ तो खेलने में मज़ा ज़्यादा आएगा। तो मैं आपको 3 नाम दूंगा, आपको उनको 1 2 3 नंबर देना है। विनोद चौधरी, डॉक्टर राम प्रताप, गणेश राज बंसल। देखो, इनमें नाम तो एक ही है। नहीं, रैपिड फायर के अंदर आपको तीनों को सीक्वेंस देनी है, और रैपिड फायर का मतलब ये है कि बस आप दे दें जवाब। भाई, जवाब यही है, चौधरी विनोद कुमार हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं और कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। तो नंबर 1 ये हो गए। इसके बाद हमारा कोई नंबर है ही नहीं, हम किसको क्यों दें? अशोक गहलोत, गोविंद डोटासरा, टीकाराम जूली। हमारे नेता है तीनों। इनमें 1 2 3। देखो, व्यक्तिगत की बात करो तो टीकाराम जूली जी हमारे बड़े भाई हैं, परंतु तीनों नेता है, तीनों को बराबर नंबर दे रहा हूँ। सुरेंद्र दादरी, मनीष मक्का सर, तरुण विजय। देखो, इसमें सुरेंद्र दादरी जी, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में हनुमानगढ़ में डीसीसी क्या है
ये लोगों को बताया और संगठन कैसे चलता है। और मैं जो आपके सामने बोल रहा हूँ आज, ये सुरेंद्र दादरी जी की बदौलत है कि एक मेरा कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं है, परंतु उन्होंने मुझे ब्लॉक प्रवक्ता से लेकर के जिला कांग्रेस कमेटी में सेक्रेटरी और अन्य पदों पे जो मौका दिया, वो वास्तव में ही सुरेंद्र दादरी जी की बदौलत है। बाकी तरुण विजय जी मेरे भाई है, वो एक पारिवारिक रिश्ता है उनसे। चलिए, तो आप ये रैपिड फायर राउंड से तो आप किनारा कर गए। चलिए, नगर परिषद पंचायत समिति चुनाव आने वाले हैं, तो आप इन चुनावों में कांग्रेस को कहाँ देखते हैं? क्योंकि अगर हम बात करें पिछले अगर नगर परिषद चुनावों की, तो पूरी की पूरी टीम जो कांग्रेस ने यहाँ बोर्ड बनाया, फिर पूरी की पूरी टीम निर्दलीय विधायक के साथ चली गई। तो आज अगर हम बात करें तो कांग्रेस, हाँ हम ये कह सकते हैं, अगर पॉजिटिव साइड देखें, कांग्रेस पास खोने को कुछ नहीं है, अब जो भी है वो पाने को है। नहीं देखो, आप जिस तरीके की बात कर रहे हो भाई, ये खोने पाने की बात, जिनके पास कुछ है ही नहीं वो तो उनसे पूछो। कांग्रेस पार्टी का नगर परिषद में बोर्ड था, भाजपा के पास 19 पार्षद थे, आज उनके पास 3 बचे हैं, बाकी गणेश राज के साथ हैं। और पंचायत समिति प्रधान आप कांग्रेस का है। आप कांग्रेस के भी बताएं कितने पार्षद उसके बाद बचे हैं? बात सुनिए, लोकसभा का इलेक्शन हुआ, विधानसभा का इलेक्शन हुआ। विधानसभा में अगर कांग्रेस पार्टी तीसरे नंबर पे गई तो भाजपा भी दूसरे नंबर पे है। जो उपसभापति हैं कांग्रेस पार्टी, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया। उस समय कांग्रेस के पास तो 7 रह गए थे, भारतीय जनता पार्टी और यहाँ के प्रत्याशी अमित शाह हैं, उनके पास एक आदमी भी नहीं बचा। मैं एक चीज देखो, यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे डिफर कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप बार बार बात कर रहे हैं भी भाजपा के पास ये नहीं है, भाजपा के पास वो नहीं है। आप कांग्रेस से हैं कि भाजपा से? आप कांग्रेस से हैं तो अपन कांग्रेस की बात करते हैं। आपके कितने पार्षद जो थे वो आपके पास बचे थे? आज भी देखो, भाजपा से हमारे पास ज़्यादा हैं। और अब जब इलेक्शन होगा तो पूरे तरीके से हनुमानगढ़ में कांग्रेस पार्टी का नगर परिषद में बोर्ड बनेगा। दोनों पंचायत समिति हनुमानगढ़ की है, उनमें प्रधान कांग्रेस का बनेगा। चलिए, इस बात पे एक छोटा सा सवाल आपसे करना चाहता हूँ कि जो पुराने पार्षद थे, चलिए हम ये मान लेते हैं कुछ आपके पास बचे और कुछ चले गए, चलिए, लेकिन जो चले गए अगर वो वापस आते हैं और टिकट की दावेदारी करते हैं, आपका पर्सनल, रामेश्वर चावरिया का पर्सनल व्यू क्या है? क्या पार्टी को उनको टिकट देनी चाहिए या नहीं? देखो, ये पार्टी हाईकमान तय करेगा, परंतु कुछ लोग गए हैं, हो सकता है उनका कोई निजी स्वार्थ हो सकता है राज के समय में हमसे और हमारे नेताओं से कुछ कमियां रह गई हो, उस वजह से हम उन लोगों को संभाल नहीं पाए। और जब पार्टी का कुनबा बढ़ेगा तो ही पार्टी आगे बढ़ेगी। मेरा मानना है कि जब जो लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में कांग्रेस की तरफ आएंगे तो कांग्रेस पार्टी निश्चित तौर पे उन पे विचार करेगी। वो बाद में भी अपने निजी स्वार्थ के लिए फिर जा सकते हैं, तो ऐसा नहीं लगता कि जो एक बार गया उस पर भरोसा दोबारा? देखो, वो पार्टी हाईकमान का काम है, क्या फैसला करे। ये एक है ना, आपके नाम के साथ एक वर्ड और बड़ा बार बार सुनाई देता है, मैत्री क्लब, मैत्री क्लब। तो ये आपसे जानना चाहूंगा, ये मैत्री क्लब क्या है? देखो, मैत्री क्लब एक सामाजिक संगठन है जो कोई समाज के विभिन्न मुद्दे हैं, जो विधायक को हटाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऐसी कोई भूमिका नहीं है। कभी मैत्री क्लब की ऑन द रिकॉर्ड आपने कभी कोई इस तरीके की कोई राजनीतिक हालातों पे चर्चा, कभी कोई राजनीतिक मीटिंग, ऐसा कुछ नहीं है। वो एक सामाजिक संगठन है और उसमें विभिन्न दलों के लोग जुड़े हुए हैं, उसमें मैं भी जुड़ा हुआ हूँ, परंतु मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही हूँ, कांग्रेस के साथ हूँ। कुछ लोग अपने नेताओं के साथ हैं, उनका राजनीति से मैत्री क्लब का कोसों कोई संबंध नहीं है। आप बार बार कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी के आप सिपाही, एक बीच में आप पे भी कुछ लोगों ने इल्जाम लगाया कि कांग्रेस पार्टी छोड़ दी, तो उस टाइम वो उसकी सफाई में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या हुआ था वो इंसिडेंस? या तो देखो, जो भी चीजें हैं वो ऐसे बहुत से कारण हैं भाई। यहाँ हर आदमी राजनीति में आगे बढ़ने की चेष्टा रखता है, और यहाँ जो कांग्रेस पार्टी की कुछ दुर्दशा या हालात खराब हुई है, उसके पीछे कुछ ऐसी ताकतें हैं जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए
कांग्रेस पार्टी के ऊर्जावान और जो संगठन को चला सकते हैं, संगठन चलाने की क्षमता है, ऐसे लोगों को दरकिनार करना, अपने चहेते चापलूसों को आगे बढ़ाना, ये कुछ नेताओं की मानसिकता है। इस मानसिकता का ही परिणाम है और वो हर व्यक्ति को दो नज़रिए से देखते हैं। उनके व्यक्ति अगर चाहे संगरिया पंचायत समिति में कांग्रेस के पीठ में सैनिटाइज करके छुरा घोंप दे तो फिर वापस उनको उसी गाड़ी में बैठा लेते हैं और दूसरे लोगों पे आरोप लगा देते हैं। अभी आपने रैपिड फायर राउंड के अंदर चौधरी विनोद कुमार को कहा कि साहब हमारे पार्टी के प्रत्याशी हैं, और अगर नेता की बात करें तो कांग्रेस के पास में तो नेता एक ही है, चौधरी विनोद कुमार। और अगर आप किसी नेता पे इल्जाम लगा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो सीधा इल्जाम चौधरी साहब पे जाता है, क्योंकि देखो कांग्रेस के पास में देखो, आप मीडिया बंधु हो, आप बाल की खाल निकालते हो, परंतु हम कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी में नेताओं की कोई कमी नहीं है, वफादार कार्यकर्ताओं की भी कमी नहीं है। न तो एक व्यक्ति से पार्टी चलती है, न एक व्यक्ति की पार्टी है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के डीएनए में है। मोदी भी कह रहा है कि भारत मुक्त कर दूंगा कांग्रेस से, परंतु उसके बस का सौदा भी नहीं है, तो एक व्यक्ति की पार्टी नहीं हो सकती। चलिए, राहुल गांधी ने ये वोट चोरी का मुद्दा जो है वो काफी मतलब लगाया, और पूरे चुनावों में ये वोट चोर चलता रहा। इस पे आप क्या सोचते हैं, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या आप क्या मानते हैं? देखो, राहुल गांधी जी जिस प्रकार से जो वोट चोरी के मुद्दे उठा रहे हैं वो तथ्यात्मक और पूर्णतः रिपोर्ट के साथ, सच्चाई के साथ, पूरे दस्तावेज के साथ दिखा रहे हैं, परंतु चुनाव आयोग का प्रवक्ता बनकर के भारतीय जनता पार्टी और इस देश की गोदी मीडिया है वो डिबेट करती है, और राहुल गांधी जी को कैसे बदनाम किया जाए, इनको कैसे रोका जाए, इसी को लेकर के सारा दिन मीडिया चैनलों पे चर्चा हो रही है। परंतु सच्चाई ये है कि वास्तव में हरियाणा की और महाराष्ट्र की जो सरकार बनी है वो वोट चोरी से बनी हुई सरकार है। और अब बिहार में जिस प्रकार से लोगों का, जनमानस का जो एक मन था, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव की जो सभाओं में जनसमूह उमड़ा था, उसके विपरीत जो परिणाम आए हैं, तो ये निश्चित तौर पे चुनाव आयोग और अन्य जो सरकारी संस्थान हैं उनका भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस भरपूर दुरुपयोग कर रही है। भी आपने इल्जाम लगाया, हम एक बार आपके इल्जाम को सच भी मान लेते हैं, ठीक है, हरियाणा में हुआ, महाराष्ट्र में हुआ, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि इसके लिए कुछ बड़ा कदम उठाया जाना चाहिए? बार बार अपन बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि साहब ये वोट चोर हैं, चुनाव आयोग ये कर रहा है, हम ये खाली बोलते रह जाएं और हरियाणा भी चला जाए, महाराष्ट्र भी चला जाए और बिहार भी चला गया, तो अब मतलब आपके पास में मेरे ख्याल से 3 स्टेट बचे हैं, तो ऐसे देखो करते करते वो भी चले जाएंगे आज से। देखो, जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने एक ब्राजीलियन मॉडल जिसके 24 जगह वोट थे, उस पे आरएसएस, भाजपा और चुनाव आयोग को इस पे देखना चाहिए था भाई ये 24 वोट कैसे पोल हुए, परंतु पूरे महीने भर में 20 दिन तक तो बाहर मोदी जी रहते हैं और आरोप भारतीय जनता पार्टी के जो अनपढ़ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से ज्ञान प्राप्त लोग राहुल गांधी जी की कभी रिश्तेदार बता रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, तो वो इस तरीके के ओछे बयानों से देश की जनता का ध्यान भटकाना चाहते हैं। मैं कहता हूं भी अगर चुनाव आयोग निष्पक्ष हो जाए तो एक भी प्रदेश में मोदी जी की सरकार नहीं आएगी, भाजपा की सरकार नहीं आएगी। चलिए, काफ़ी अच्छा लगा आपसे, हालांकि आप अब एक शुद्ध राजनेता हो गए हैं और काफ़ी सवालों के आपने जो जवाब बच के ढूंढ लिए। तो जाते जाते एक आपसे संदेश चाह रहे हैं जनता के नाम, क्योंकि अब चुनाव आने वाले हैं, तो कुछ आप जनता के नाम संदेश देना चाहें? देखो, जनता के नाम यही है कि इस देश में आज जिस प्रकार से जो संस्थानों पे आक्रमण हो रहा है, जिस प्रकार से लोकतंत्र पे आक्रमण हो रहा है, तो मेरा एक ही संदेश है कि इस बात को युवा पीढ़ी समझे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का जो ज्ञान है उससे बाहर निकल के धरातल की बात को देख करके, सोच समझ करके आने वाले चुनाव में फैसला लें,
भी कौन पार्टी रोजगार की बात करती है, रोजी रोटी रोजगार और कमाई की बात करती है, कौन सी पार्टी है जो आपको धर्म और जाति के नाम पे लड़ाने का काम कर रही है। जाति और धर्म के नाम पे लड़ाने से देश कमजोर होगा। और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि हर जाति और धर्म के लोग आपस में मिलकर के भाईचारे के साथ रहे और देश और राष्ट्र को मजबूत करें। ये थे हमारे साथ रामेश्वर चामरिया जी। इनके साथ बातचीत करके काफ़ी अच्छा लगा। तो आप चैनल को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।